या उन्हें जल्दी सुलझा लेने की मंशा ही नहीं दिखाई गई। खैर जो भी हो, लेकिन अब जब इससे जुड़े तमाम आंकड़े सामने आए हैं तो इस पर सियासी नूरा कुश्ती भी तेज हो गई है। हरियाणा में भ्रष्टाचार से जुड़े 100 से ज्यादा मामले सालों से लंबित हैं। इंतजार है कि कब उनकी जांच प्रक्रिया पूरी होगी और कब भ्रष्टाचारियों को उनके किए की सजा मिलेगी। सरकार कोशिश तो करती रही कि व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके, लेकिन कुछ अधिकारी उसकी इन कोशिशों में पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे। उससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों से जुड़े मामले पिछले 5 सालों से जांच की प्रक्रिया में ही उलझे हुए हैं। हरियाणा में भ्रष्टाचारियों के नट बोल्ट कसे जाने वाले हैं। लंबे समय से जिन भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों के मामले जांच की बेहद धीमी रफ्तार की वजह से लटके पड़े हुए हैं, उन्हें लेकर अब गंभीरता दिखाई जा रही है। हरियाणा के मुख्य सचिव केशन आनंद अरोड़ा ने ऐसे ही लंबित पड़े मामलों के जल्द निपटारे, धीमी गति से जारी जांच का स्टेटस जानने के लिए 11 सितंबर को सभी विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों की बैठक बुलाई है। जानकारी के मुताबिक 10 विभागों के 110 मामलों की जांच लंबे समय से लटकी हुई है। इनमें से अनेकों मामले ऐसे भी हैं जो 2 से लेकर 5 साल तक पुराने हैं, फिर भी उनकी जांच अब तक मुकम्मल नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि सरकार अलग अलग मामलों में जांच की धीमी रफ्तार से खफा है। ऐसे में प्रदेश के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने इस पर खुद संज्ञान लिया है। इसे लेकर उन्होंने 11 सितंबर को एक विशेष बैठक भी बुलाई है। सरकार के आदेश के मुताबिक इस बैठक में लंबित मामलों की जांच की समीक्षा की जाएगी। अलग अलग विभागों में जो मामले लंबित पड़े हैं, उनमें HSIITC, वाणिज्य और उद्योग विभाग के 10 मामले, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के 5 मामले, सहकारिता विभाग के 12 मामले, गृह विभाग के 3 मामले, कृषि विभाग के 15 मामले, ऊर्जा विभाग के 10 मामले, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के 9 मामले, विकास एवं पंचायत विभाग के 31 मामले, सिंचाई विभाग के 4, राजस्व विभाग के 2 मामले, जबकि शहरी स्थानीय निकाय से जुड़े 9 मामलों की जांच अब भी प्रक्रिया में ही है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले जो धीमी रफ्तार से चल रही जांच प्रक्रिया में हैं, उनमें एक ही परिवार के सदस्यों को प्लॉट आवंटन, फर्जी उत्पादन दिखाना, सिविल निर्माण के कार्यों में अनियमितता, आय से ज्यादा संपत्ति, रिश्वत, बिलों में 6% GST घोटाला, मरीजों को बाहर से महंगी दवाइयां लिखना और जन शिकायतों का रिकॉर्ड नष्ट करने जैसे अनेकों मामले शामिल हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े ये गंभीर मामले हैं, लेकिन शायद इन्हें उतनी गंभीरता से लिया ही नहीं जा रहा जैसा लिया जाना चाहिए था। कुछ मामले तो 5-5 सालों से जांच प्रक्रिया में ही हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि ऐसी व्यवस्था में प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन के सपने पूरी तरह कैसे सिरे चढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है। पॉलिटिकल पंचायत में तीनों पार्टियों की तरफ से उनके प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए तारुफ करा दें, उसके बाद पंचायत की शुरुआत करेंगे। वंदना पोपले जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। बालमुकुंद जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, बालमुकुंद जी बहुत बहुत स्वागत। अमनदीप केसरी साहब इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए, स्वागत है अमनदीप जी आपका भी। वंदना पोपले जी, धन्यवाद। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, क्या आप इसको करप्शन की श्रेणी में नहीं रखती कि 10 विभागों के 110 मामले अभी भी
लंबित पड़े हुए हैं, जांच ही चल रही है, 2 साल से 5 साल तक कुछ ऐसे जांच हैं जो चले ही आ रहे हैं, चले ही आ रहे हैं। तो फिर करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस वाली नीति कहां तक सार्थक साबित होती है? 10 विभागों में 110 मामले की जांच लंबे समय तक अटकी हुई है। ये बात आपको कहां से पता चली? इसमें एक्शन कौन ले रहा है? इसमें जो शिकायतें हैं कि इतने लंबे समय से अटकी हुई हैं, इस बात को सामने कौन ला रहा है? इसका प्रश्न इस प्रश्न का, तीनों प्रश्न का जवाब एक ही है, हमारी सरकार। यहाँ पर कोई विपक्ष नहीं है जो इसके ऊपर प्रश्न उठा रहा है, हम खुद ही कह रहे हैं। क्योंकि आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा पहली बार नहीं है कि हम इस तरह के काम करते आए। अगर हमें लगता है कि कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ है और उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है तो हमने वंदना पोपली जी, अगर इकबाले जुर्म कर लेने से जुर्म की संगीनी, मीटिंग होती है जिसमें जुर्म की गंभीरता खत्म हो जाएगी क्या? वंदना पोपली जी, वंदना जी, एक सेकंड वंदना जी, आप सुन पा रही मुझे? वंदना जी, आप सुन पा रही हैं? वंदना जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हमारी सरकार लगातार आप सुन पा रही हैं वंदना जी मुझे? वंदना जी, आप सुन? जी, मैं ये कह रहा हूं कि इकबाले जुर्म कर लेने से जुर्म की गंभीरता तो कम नहीं हो जाएगी। आप पिछले हालिया दिनों में आपकी पार्टी, आपकी सरकार ने यह ढिंडोरा ही पीटा है कि जी किसने कहा, हम ही तो कह रहे हैं। अगर गड़बड़ी है कौन ला रहा है सामने? हम ही तो ला रहे हैं सामने। अरे साहब, आपका काम है, ये आपका काम है। आप कोई नैतिकता का पाठ थोड़ी आप पढ़ा रहे हो, आपका काम है। आप ये कह रहे हैं कि ये चीजें पेंडिंग है, कौन बता रहा है? हम बता रहे हैं। अगर आप इकबाले जुर्म कर रहे हैं तो क्या ये जुर्म नहीं है? देखिए, इसको सबसे पहले मैं इकबाले जुर्म को, बहुत ही बड़ा शब्द आपने इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर साकेत जी। इकबाले जुर्म नहीं है। विपक्ष को चिट्ठी लिखने से फुर्सत नहीं है, विपक्ष प्रश्न उठाएगा नहीं। ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर है। अगर कहीं पर व्यवस्था परिवर्तन की जाएगी तो कमियां तो, जब हम, मैं तो एक महिला हूँ, महिला के तौर पे बता सकती हूँ कि घर एक सबसे छोटी यूनिट होती है, परिवार सबसे छोटी यूनिट होता है, वहां पर भी कोई ना कोई कमी, हम कितना प्लानिंग करके चले, कहीं ना कहीं कोई कमी निकल जाती है, तो उसको दुरुस्त किया जाता है। तो दुरुस्त करने में तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। दुरुस्त करने में आप पूरा का पूरा एक कार्यकाल ले लीजिए। अच्छा है, अपने आप अब दुरुस्त करने में एक का पूरा कार्यकाल आप ले लेंगी, आप पूरा का पूरा एक कार्यकाल ले लेंगी। 2 साल से 5 साल का वक्त लग रहा है एक मामलों को, वो भी अभी तक पेंडिंग ही है। खैर, बालमुकुंद शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? ये वंदना जी ये कह रही हैं कि कौन उजागर कर रहा है? अगर अनियमितताएं हो रही हैं, अगर कमियां हैं, त्रुटियां हैं, तो वो सरकार ही रख रही है, विपक्ष तो चिट्ठी लिखने में मशरूफ है। साकेत जी, पहले मैं आपको चिट्ठी का ही जवाब दे दूं। अगर मैं ये समझता हूँ वंदना जी से मेरे अच्छे संबंध हैं, या मेरे इनसे अगर पारिवारिक संबंध है, अपनापन है, तो मैं इनको पत्र लिख सकता हूँ। इसमें वंदना जी को एतराज क्या? वंदना पोपली जी ये जवाब दे दें। अगर मैं इनको पत्र लिखता हूँ तो इनको अगर एतराज है तो हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो पत्र लिखा कहाँ जाएगा जहाँ संबंध अच्छे होंगे? पत्र की परंपरा तो कांग्रेस में क्या पूरे संसार में बहुत पुरानी है। ये टेलीफोन, दूरभाष, कम्युनिकेशन के यंत्र ये तो आज आए हैं। पत्र तो कांग्रेस में, आपको मैं बताऊं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखते थे, एक बाप का नाम बेटी के खत हैं। अगर वंदना जी, बालमुकुंद जी, आज के टॉपिक पे आते हैं, समझ में आ जाएगा। आज के टॉपिक पे आते हैं जी। देखिए, जैसे कि आपने पूरा वर्णन किया, विभाग वाइज वर्णन किया जी। विषय ये है कि तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस। और ये 5 साल के विषय, यानी कि 6 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है जी, और ये 2 से 5 साल के मामले रखे जी। वंदना जी ने कहा कि हम ही लेके आ रहे हैं। आरटीआई एक्ट है देश में, आपको ये पता होना चाहिए, ये तो कोई भी व्यक्ति मांग लेगा। आरटीआई एक्ट है, आप तो उसको कमजोर कर रहे हो। साकेत जी, बहुत अच्छा आपने विषय चुना है। मेरे देश के गुण की तरह खा रहा है, गुण समझते आप, बिल्कुल दीमक की तरह भ्रष्टाचार मेरे देश को खा रहा है। और ये बहुत ही एक ऐसी बीमारी है लाइलाज आज के टाइम में। मैं समझता हूँ ये हमारे खून में रच बच गई है। और अब जब दूसरे देशों की तरफ देखते हैं, हम अध्ययन करते हैं, हम पढ़ने वाले लोग हैं, कई बार तो ऐसा सोचते हैं कि काश अगर हमारे देश में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो हम भी दूसरे देशों की तरह यहाँ बहुत अच्छा। बाकी मेरे देश में राम राज्य है, क्या सारी सुविधाएं हैं, सारे तरह का वातावरण है यहाँ पर, लेकिन ये भ्रष्टाचार है कि ये नाम नहीं लेता रुकने का। और इस पर संज्ञानता से विचार करना चाहिए सरकार को, लेकिन ये सरकार फेलियर है सरकार का। आप देख सकते हैं एक एसपी और मंत्री की किस तरह की वार्तालाप सामने आती है।
उसके बाद वो एसपी अपनी खिज मिटाने के लिए रात को 11:55 पे एफआईआर लॉन्च करती है, जिसमें मंत्री जी को सीधे सीधे इन्वॉल्व किया गया है। तो कहाँ शासन है? शासन क्या फेलियर है ये सीधा सीधा जी। मेरा तो ये मानना है। एक बार अमनदीप केसरी साहब के पास चलते हैं। केसरी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस मसले पर? जी साकेत जी, कि जैसे कि खुद ही भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने स्वीकारा है कि हमने ही शोर हल्ला मचाया है कि यहाँ चोरी हो गई है। जब चौकीदार किसी चीज की रखवाली बैठा है तो अगर वो शोर मचाता है कि चोरी हो गई है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो या तो चौकीदार खुद उस चोरी में शामिल है, या दूसरा वो इतना परिपक्व नहीं कि वो अपनी दायित्व को निभा सके। देखिए, ये बहुत ही सटीक, दोनों ही चीजें बहुत सटीक बैठती हैं आज की भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार के ऊपर। जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों ही परिपक्व नहीं, इस तरह के परिवेश से आते हैं। मुख्यमंत्री जी तो आज तक कोई एमसी नहीं बने, वो सीधा ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आप किसी भी संस्था के अंदर देखिए, कहीं पर भी टॉप पोजीशन पर एकदम नहीं बिठाया जाता जब तक उनको नीचे का ज्ञान नहीं हो। तो ये उसके परिणाम आज सबूत सामने आ रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर 9 बड़े घोटाले हो चुके हैं। अभी जो आपने 110 कंप्लेंटों की और 110 मामलों की बात की, इनके अलावा 9 बड़े घोटाले हो चुके हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं उजागर किया, केवल और केवल विपक्ष ने उजागर किया। ये मैं वंदना पोपली जी के जानकारी के लिए बता दूं। और ये जो लोग हैं जो कहते थे कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, तो इसका नतीजा आज हमें ये देखने को मिला है कि आज जनता त्राहिमाम कर रही है। प्रदेश की सरकार को कोई फिक्र नहीं है। प्रदेश में वो गैर जिम्मेदाराना लोग बैठे हैं जो खुद ही प्रधानमंत्री के आह्वान को नहीं मानते, उनकी कही हुई बातों को नहीं मानते। कोविड के ऊपर जो सावधानियां बरतनी थी उनको उन्होंने नहीं माना, और आज ऐसी स्थिति प्रदेश की हो गई है। और एक घोटाला आज भी सामने आया है जहां पर प्रदेश की वित्तीय हालत इतनी ज्यादा खराब है, तो 1100 करोड़ जीएसटी घोटाला सामने आया, इनपुट जो इस बुरे दौर के अंदर ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। करोड़ का और चूना लग गया। और सर, जवाब लेते हैं। साकेत जी, एक चीज लास्ट में ये बताना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनमोहन सिंह के ऊपर तंज कसा था कि रेन कोट पहने ही वो बारिश में नहा लिए हैं, आज मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर वो बिल्कुल सटीक बैठता है। ठीक है, आज घोटाले बिल्कुल ठीक है। वन्ना पोपली जी दोनों पार्टियों में एनएलडी के प्रवक्ता हैं, अभी वो चोरी की बात कर रहे थे। तो एक आपको कोट याद दिलाना चाहूंगी, एक सेंटेंस याद दिलाना चाहूंगी। राजीव गांधी जी ने कहा था कि ऊपर से 1 रुपया चलता है और 10 पैसे पहुंचते हैं, वो होता है चोरी स्वीकार करना। यहाँ पर सीधा बैंक में लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है, यहाँ पर कोई चोरी नहीं हो रही है। लेकिन अगर कोई अधिकारी ऐसा कोई काम करता है जो हमारे विचारधारा के विपरीत है, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन के विपरीत है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। भ्रष्टाचार विरोधी सेल अब क्यों बना हरियाणा में? आपकी सरकार में क्यों नहीं बन गया? कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं बन गया? ऐसा क्यों है कि टोल फ्री नंबर हमारे को लेकर आना खाना पूर्ति करनी है ना, काम नहीं करना, आपके बीच में नहीं मैं बोली थी, कृपया करके बीच में मत बोलिए। दूसरी बात, आपने यहाँ पर कहा था कि टॉप के पद पर सीधा, मेरा सबसे बड़ा ऐतराज इस चीज पर है। आप कैसे कह सकते हैं कि बड़े पद पर सीधा किसी व्यक्ति को बिठाया गया? ये आपकी पारिवारिक पार्टी नहीं है कि एक पहले एक व्यक्ति चला फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा। आपको मालूम नहीं है संगठन मंत्री के तौर पर उन्होंने कितने लंबे समय तक काम किया, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। जिनको जमीन से सीधा जो संपर्क है, जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनको बनाया गया। इसीलिए उनको मालूम है कि भ्रष्टाचार हमारी जो जड़ों को खोखला कर रहा है। हर एक चीज को डिजिटलाइज करना, उसका कारण क्या था कि जो भ्रष्टाचार उसको खत्म किया जाए। अभी रिसेंटली ई विभाग शुरू किया है, जितने भी विभाग से जो फाइल है सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी के पास डिजिटल तरीके से पहुंचेगी। उसमें कहीं पर भी ना डिले होने का खतरा रहेगा, उसको टैग किया जा सकेगा। भ्रष्टाचार को मिनिमाइज करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये सब स्टेप लिए जा रहे हैं। इस तरह की आप बात करते हैं ना करें। और अभी मैं सुन पा रही थी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि साकेत जी आपने बहुत अच्छा विषय चुना। बहुत अच्छा लगता अगर आप कहते कि बीजेपी ने बहुत अच्छा विषय चुना, कि अगर कहीं पर लगता है कि कहीं पर मामले अटके हुए हैं, उसको हमने देखने का, मीटिंग बुलाने का काम हमारी सरकार ने किया कि मामले अभी तक क्यों नहीं सुलझे हैं,
केसी आनंद अरोड़ा जी को मालूम है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। उनको मालूम है सरकार की प्राथमिकता है कि भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जाए, अधिकारियों पर लगाम कसी जाए। अगर कहीं पर भ्रष्टाचार होता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाए। अभी यहाँ पर जीएसटी घोटाले की यहाँ पर बात कर रहे थे, आपको बताना चाहूंगी कि हम ये नहीं कहते सर पे भ्रष्टाचार खत्म हो गया, हम उस पर प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि निचले स्तर पर अगर कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है वंदना जी, करने का प्रयास करेंगे। वंदना जी, आपको बता दूं अभी रिसेंटली हमने 28.94 लाख की रिकवरी कर चुके हैं। इस घोटाले में आगे भी रिकवरी कर ली जाएगी। वंदना जी, जी साकेत जी मान लीजिए कि 15 लाख रुपए आ चुके हैं बाहर से, आप मान लीजिए वंदना जी, अपराधी को पकड़ा जाएगा, वंदना जी, पनिश किया जाएगा। वंदना जी, सिर्फ शब्दों के जरिए बड़ी बड़ी बातें कर देने से क्या हासिल हो जाएगा? ग्राउंड रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, मैं ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। 10 विभागों में 110 मामले अभी भी ऐसे हैं करप्शन के अनसॉल्व्ड हैं। 2 साल से 5 साल उनकी अवधि हो गई इनको सॉल्व करते करते आप लोगों को, लेकिन आप कर नहीं पाए। लेकिन कितने मामले सॉल्व हो गए होंगे वो भी आपको मालूम है। आप दीजिए डेटा, आप दीजिए डेटा। आप तो विपक्ष की भी भूमिका निभा चुकी हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर साकेत जी आपसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का आप आपके पास बेहतर डेटा होंगे ना, आपके पास बेहतर डेटा होंगे क्योंकि सरकार की कले खोलने का काम भी आप कर चुकी हैं। बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर बैठी हूँ, लेकिन आप अगर व्यक्तिगत तौर पर, जो कि मुझे अलाउड नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि भ्रष्टाचार को रोकने का काम हुआ है तो मोदी सरकार में, खट्टर सरकार में हुआ है। मैं आपसे सीधा सीधा ये पूछ रहा हूँ कि 10 विभागों में 110 मामले अभी भी करप्शन के पेंडिंग पड़े हुए हैं। सरकार कर क्या रही है? सरकार की ही जांच एजेंसियां हैं, सरकार को ही जांच करना है, सरकार को ही आगे। अगर आप त्वरित एक्शन नहीं ले सकते, अगर आप त्वरित कार्रवाई नहीं कर सकते तो इस तरह के मामले और ज्यादा से ज्यादा सामने आएंगे। त्वरित एक्शन कहाँ है? कहाँ है त्वरित एक्शन? मुझे आपका प्रश्न सुनाई नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूँ त्वरित एक्शन कहाँ है? 2 साल से 5 साल तक अगर मामले इसी तरीके से पेंडिंग पड़े रहेंगे तो फिर त्वरित एक्शन कहाँ होगा? और त्वरित एक्शन नहीं होगा तो इस तरह के मामले और न जाने कितने और सामने आएंगे। देखिए साकेत, एक कई बार चेन हो जाती है कि जो छोटे लेवल पर काम होते हैं, अगर बड़े अधिकारियों ने भी उस पर एक्शन नहीं लिया तो उसको भी पकड़ने का काम हम कर रहे हैं। आप ये देखिए ना कि मीटिंग कौन ले रहा है? मुख्य सचिव खुद मीटिंग ले रही है। उसके बाद अगर कोई बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी जो भी जद में आएगा, अगर लगता है कि उसने कहीं पर भीड़ बढ़ती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। वो काम हमारी सरकार कर रही है। मैं आपको एक बार पहले ही बता चुकी हूँ, व्यवस्था परिवर्तन का दौर है। ठीक है, कहीं पर अगर लगता है कि 110 मामले 2 साल से 5 साल का टेन्योर एक सरकार का पूरा कार्यकाल खत्म हो जाता है 5 साल में। सरकार का पूरा कार्यकाल 5 साल में खत्म हो जाता है। ऐसे में अगर आप फिर भी सॉल्व नहीं कर पाएंगी मामलों को तो फिर अगली सरकार पर चला जाएगा वो, फिर न जाने उसका क्या होगा। बाल मुकुंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बाल मुकुंद जी आइए। साकेत जी, एक बात देखिए, हमारे देश के सर्वोच्च पद पे आसीन हैं प्रधानमंत्री जी। वो खुद भ्रष्टाचार को अपील करते लोगों से। आपने जब जनधन खातों में नोटबंदी के टाइम में लोगों के, सुनिए, बीच में मत बोलिए, मैं अपील का आपको उदाहरण समेत बताऊंगा। मैं प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहा हूँ, कोई छोटे मोटे उस पर मैं बात नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री जी ने रैली के अंदर कहा कि आपके खातों में जितना पैसा आ रहा है वो आप किसी को वापस मत देना, और जो पैसे मांगने आए उसको कहना लिखूं मौतू की चिट्ठी। यानी कि वो पैसा देश की अमानत थी। अगर किसी ने गलत तरीके से जमा कराया है वो देश की अमानत थी। लेकिन मोदी जी ने केवल पथ भ्रष्ट करने के लिए निचले लोगों को, निचले जो लोग जनधन अकाउंट वाले थे उनको भ्रष्ट करने के लिए ये कह दिया तुम्हारे खाते में जो पैसे आ गए तुम रखो, अगर कोई मांगने आए तो बोलना मोदी को लिखो चिट्ठी। एक बात। दूसरी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से साकेत जी आपने ये भी बहुत अच्छी बात की है, इन्होंने केवल भ्रष्टाचार का नाम लेकर के, भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके हमारे जैसे इज्जतदार लोगों को, जिन्होंने 60 साल 70 साल इस देश की सेवा करी है, इस देश को खड़ा ढांचा करने में हमारा जो योगदान रहा है, हमारे ऊपर इस तरह के घिनौने आरोप लगा करके क्या कहा, 5 साल तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप किसी कांग्रेस के नेता पर साबित नहीं हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री जी क्या भाषण देते हैं कि मैं 5 साल तक इनको जेल के दहलीज तक लेके आया हूं, अगले 5 साल में अंदर, ऐसे इशारा किया। यानी कि केवल लोगों को भड़काने के लिए, केवल उनकी भावनाओं को भड़काने के लिए ये लोग कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भ्रष्टाचार के नाम पर नंगे बदन प्रदर्शन करते हैं। आज पेट्रोल का रेट क्या है, डीजल का रेट क्या है, और हमारे समय में क्या था, और अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल का नेम क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अनुशासनहीनता भी है, अनुभवहीनता भी है,
ठीक है जी, के पास ना तो कोई साल है, ना चरित्र है, ना तेरा है, ना अनुभव, बोलिए अमनदीप जी, कुछ बोलिए। भी नहीं है। केवल जी साकेत लोगों की जी, भावना पर करके सत्ता सब में आए हैं। चीजें आपके सामने, आपके इस पूरे संवाद से भी क्लियर होती हैं। जनता की, हरियाणा प्रदेश की जनता को भी दिखता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जजपा की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। हर मोर्चे पर जनता परेशान है। आज किसान वर्ग हो, चाहे कमेरा वर्ग हो, चाहे कर्मचारी हो, वो धरने प्रदर्शन करने में मजबूर है और सरकार इतनी त्रस्त है। और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि खुद सरकार के मंत्री आके, जब सरकार, आपने लॉकडाउन के अंदर देखा कि सरकार के हाथ खड़े हुए, केवल सरकार ने ये कहा कि हम दारू पर निर्भर करते हैं, हम शराब की बिक्री पर ही हरियाणा सरकार निर्भर करती है, और इसलिए कि केमिस्ट की दुकानें भी बंद हो जाती हैं, शनिवार इतवार को बंद कर दी जाती हैं। उनके समय केमिस्ट की दुकानों के 9 से 7 बजे तक हैं, लेकिन ठेके सुबह 7 बजे से खुल के रात को 11 बजे तक खुलते हैं। केवल वो ही एकमात्र साधन रहा कि हरियाणा सरकार की जहां से आमदन चल पड़े। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा इन इनएक्सपीरियंस लोगों के लिए, कि जिनको, जो ये यहाँ पर सत्ता के अंदर बैठे हैं, कि ये केवल और केवल दारू की कमाई से ही सरकार को चला रहे हैं। बाकी सारा के सारा जो और कमाइयां हैं वो भ्रष्टाचार के अंदर चली गई हैं। और आपको प्रदेश के ऊपर कर्जे की तो हालत मालूम ही है, और अब फिर से हरियाणा सरकार कर्जा लेने जा रही है, जब कि केंद्र की वित्त मंत्री हाथ खड़े कर देती है कि ये प्राकृतिक आपदा है, इट इज एक्शन ऑफ गॉड। हम पॉलिटिकल पंचायत में वक्त कम है, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या सरकार जांच को ही फाइनल स्टेज मान लेती है कि जांच हमने शुरू कर दी, अब इसके बाद कुछ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जांच तो हमने कर दी ना? देखिए साकेत, ये बहुत गलत आरोप है मेरी सरकार पर। जांच को ही फाइनल करना, ऐसा नहीं कि जांच को ही फाइनल कर देते हैं। आपको मैंने अभी रिकवरी का भी बताया था, जीएसटी का जैसे सामने आया इमीडिएटली हमने रिकवरी करी। धान में भी हमारे सामने आया था, हमने उसकी रिकवरी करी। जिस तरह से हमारे पर आरोप लगाए जाते हैं कि बसेस में किलोमीटर स्कीम पर बोला जाता है, तो हमने उसको रोक कर, अगर कहीं पर लगा कि गड़बड़ हो रही है तो उसको हमने वहीं पर रोककर दोबारा शुरू किया। कैसे मान लें वंदना जी, कैसे मान लें कि जो जांच होगी उसका कुछ इम्पैक्ट भी पड़ेगा? मैडम, एसईटी की जांच रिपोर्ट सामने आ गई। एसईटी की जांच रिपोर्ट के जरिए सिफारिश कर दी जाती है एक आईपीएस और एक आईएएस ऑफिसर को लेकर के गृह मंत्री की तरफ से कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री सामने आ जाते हैं, वो कहते हैं जी नहीं जी, ये जो आईएएस ऑफिसर है इसने तो कुछ भी गलत नहीं किया। वो एसईटी की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठा देते हैं, विजिलेंस की फिर जांच बिठानी पड़ जाती है। तो एक जांच कीजिए, उस जांच पे फिर आरोप आप ही के मंत्री उठाएंगे, फिर उसके बाद फिर एक अलग जांच कीजिएगा, तो जांच दर जांच यही चलता रहेगा। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि जहां पर हमारे सामने अनियमितताओं की बात आई तो हमने विजिलेंस की जांच में इमीडिएटली बिठा दी और आपके सामने बहुत जल्दी मैडम एसईटी बिठाया आपने, एसईटी की रिपोर्ट आई, उप मुख्यमंत्री ने सवाल उठा दिए एसईटी की रिपोर्ट पर, अब आप विजिलेंस जांच बिठाना आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है विजिलेंस जांच। आप ये क्यों नहीं कहते कि एसईटी की जांच रिपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री ने सवाल उठा दिए? साकेत, अगर आप मुझे एक एक सेंटेंस बोलकर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख रहे हैं ना वंदना पोपली जी की कहां से आपको बच के निकलना है, किस मुद्दे को आपको टच करना है, आप अपना कन्वीनियंस देख रही हैं। सुनी होगी, अगर आपने जब अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तो जब उन्होंने विजिलेंस जांच के लिए बोला था तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी, तो सबसे पहले उन्होंने किसके लिए कहा था? उन्होंने दुष्यंत चौटाला जी के विभाग को, एक्साइज विभाग को ही कहा था कि आप इसको जांच करिए, साथ में उनको भी साथ में कहा था। तो यहाँ पर मुझे कोई टकराव की स्थिति नहीं दिखती है। मैं तो कह ही नहीं रहा टकराव की स्थिति तो मैं कह नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ एसईटी की जांच रिपोर्ट सामने आई, उस एसईटी की जांच रिपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री ने सवाल उठा दिए। अब उप मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए तो विजिलेंस की जांच हो गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जांच दर जांच उस विजिलेंस की जांच रिपोर्ट पर फिर कोई सवाल उठा देगा, फिर आप कोई दूसरी जांच करवा दीजिएगा, उस जांच रिपोर्ट पर फिर कोई सवाल उठा देगा, आप फिर कोई जांच कर दीजिएगा। तो आप जांच करते रहिए, सिर्फ जांच करते रहिए, कार्रवाई मत कीजिए। नहीं, जब हमें वोट लगे कार्रवाई भी करेंगे। कब करेंगे? अगर हमें कब करेंगे? तो फिर एसईटी की क्यों गठन किया था? एसईटी का गठन क्यों किया था? सीधे विजिलेंस से जांच करवा देते, सीधे विजिलेंस से जांच करवा देनी चाहिए थी। एसआईटी की मांग की गई थी गृह मंत्री की तरफ से, वो तो मिला नहीं उनको, क्योंकि आपको जल्दी है, इसलिए मैडम। राम मनोहर लोहिया ने कहा था, वंदना पोपली जी, लौ पुरुष राम मनोहर लोहिया का कोट आपको बता देता हूँ। वंदना पोपली जी सुन लीजिए,
वरना पोपली जी सुनिए, लौह पुरुष राम मनोहर लोहिया का कोट है एक, उनका सेंटेंस है राम मनोहर लोहिया का कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। ये राम मनोहर लोहिया के सेंटेंस हैं, उनको तो मानती है ना, और आप कह रही कि इंतजार कीजिए। व्यवस्था को मानती हूँ कि बेगुनाह है, उसको हमें कहीं से भी दुख नहीं पहुंचाना, उसको परेशान नहीं करना है, लेकिन जो गुनाहगार है उसको भी पकड़ना हमारा काम है। मुझे लगता है ये मेरा तरीका है, मेरी पार्टी का तरीका है। इसमें आता है कि जल्दबाजी में आज ही सब कुछ आते ही लेकर आई तो बैठती नहीं। अब 2 साल आपको जल्दबाजी लगता है, 5 साल आपको जल्दबाजी लगता है, 365 दिनों का 1 साल होता है। अब ऐसे 365 दिन, 365 आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, ये 365, और आपको लगता है कि ये जल्दबाजी है। 365 के 5 टर्म चले गए, आपको लगता है कि ये जल्दबाजी है। अगर कहीं पर लगता है कि देर हुई है तो वो भी पनिश होंगे, उनको भी। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उस गलती के लिए कौन जिम्मेदार है? और सरकार की नींद अब टूट रही है, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए? ये व्यवस्था परिवर्तन का बस कहते रहिए भ्रष्टाचार नहीं सहन होगा, जीरो टॉलरेंस नारा देते जाइए, स्लोगन बनाते जाइए और करिए कुछ मत। बहुत बहुत शुक्रिया पॉलिटिकल पंचायत में आप सभी का हमारे साथ शरीक होने के लिए। सवाल यही है कि पॉलिटिकल पंचायत में इस तरह के मुद्दे उठते रहेंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है, और सरकार हो या विपक्ष, सवाल का जवाब तो पंचायत में देना ही पड़ेगा। पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने कहा चढ़ा दिया था, जड़ फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा, साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वक्त बहुत बदल गया है ना, इसलिए तो आजकल की माँ सिर्फ किचन में खाना नहीं बनाती बल्कि देश भी चलाती है। पर आसमान को छूकर भी माँ तो हमेशा अपनी जमीन से ही जुड़ी रहती है। और फिर वक्त चाहे जितना भी बदल जाए, पर माँ तो हमेशा माँ ही रहती है। PNB किचनमेट, आज खाने में क्या है? रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। मुझे अपने परिवार का मनपसंद खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? थोड़ी सी मेहनत, बहुत सारा प्यार और PNB किचनमेट। आज खाने में क्या है? आपके मोबाइल पर जनता टीवी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और iOS से करें डाउनलोड। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहे हमसे। हमारे फेसबुक पेज को करें ज्यादा से ज्यादा लाइक। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे जनता टीवी यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब। ट्विटर और इंस्टाग्राम को करें फॉलो। आपके मोबाइल पर होगी पल पल की खबर। आपके मोबाइल पर हरिभूमि का ई-पेपर गूगल प्ले स्टोर से करें डाउनलोड। आपको मोबाइल पर हर पल की खबर। फ्री ई-पेपर करवाएगा वास्तविक एहसास। www.haribhumi.com पर भी कर सकते हैं लॉगिन। यहाँ होती है हुक्के पर सियासी चर्चा। गांव के गलियारों में बनती है रणनीति। यहाँ चौपालों में है राजनीति का अड्डा। सत्ता की हलचल तेज हो या मध्यम, या फिर हो राजनीतिक दलों का संगम, यहां विपक्षी खेमा भी भरता है दम। देखना ना भूलें, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:55 पर सियासी गलियारा।